Hello everyone, welcome you all on my channel. I am Sandeep Yadav. In last few days, we have discussed many exercises of SP Bakshi. Today is the time of next exercise, exercise F. बहुत सारी एक्सरसाइज अभी हमने की हैं, ई तक एक्सरसाइज हमने कर ली हैं अभी तक SP बख्शी में. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो आपके सामने आपको दिख भी रही होगी. अब मेन बात ये कि यदि आपकी स्क्रीन पर थोड़ा ब्लर कर रहा है और आपको स्क्रीन पे नहीं चमक रहा है ठीक से, तो थोड़ा टाइम दें वीडियो को, थोड़ी देर बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा. या फिर अपने यूट्यूब से जाकर अपने पिक्सल बढ़ा लीजिए वहाँ से. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास. फर्स्ट सेंटेंस आप सभी के सामने है. देयर ऑफ स्प्रिंग और ऑल वेरी इंक्यूसिटिव. इंक्यूसिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, एडजेक्टिव होता है ये एक. यदि इस सेंटेंस में मैं बात करूं तो जो ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है ये एक नाउन है. ये एक नाउन है, ठीक है. और देयर लिखा हुआ है इसका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है ना, कुछ वर्ड हमारे नाउन में होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से काम कर जाते हैं हमारे स्टेटमेंट में, ठीक है ना. जैसे मैंने यहाँ पे डियर लिखा, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे बियर लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग लिख दूँ, मैं यहाँ पे शिप लिख दूँ. ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये वर्ब से या उनके सामने लिखे गए कुछ ऐसे नंबर से हमें पता लगा पाएंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. दूसरी बात, इनमें कभी एस का यूज़ ना करें प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है. वो जो देयर लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो आपको भी पता है कि वो दे का पोजीशन है, दे प्लूरल होता है. तो ये ऑफ स्प्रिंग हो गया हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में. ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है लिटिल वन, है ना. द ऑफ स्प्रिंग ऑफ मंकी, इसका मतलब क्या है, बंदर का बच्चा. तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन. देयर के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया. वर्ब लिखी हुई है प्लूरल, और ऑल वेरी इंक्यूसिटिव, ठीक है ना. तो ऑल लिखा हुआ है दे के अकॉर्डिंग सभी के लिए. वेरी इंक्यूसिटिव स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर. सेकंड पाइए. देयर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश. देखो, पाउंड ऑफ फ्लैश जो होता है ना, इसे ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए. पाउंड ऑफ फ्लैश ईडियम होता है जिसका मतलब होता है पाई पाई का हिसाब रखना, ठीक है ना. देयर डिस्ट्रेस हैज़ नो इफेक्ट. अभी यदि मैं बिल्कुल ध्यान से देख पा रहा हूँ, यदि आपको हिंदी भी नहीं पता और आपने वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एक बार जाइए. नो लिखा हुआ यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव लिखे जाते हैं नाउन के लिए. ये जो अफेक्ट लिखा हुआ ना, ये होती है वर्ब. इसी की नाउन फॉर्म होती है इफेक्ट. इफेक्ट, ठीक है ना. हिंदी रट लेते हो आप, हिंदी नहीं रटनी, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, तब स्टेटमेंट ये हमारे काबू में आएंगे. ध्यान रखना, हिंदी भी नहीं पता एक बार को तो बिल्कुल काम चलेगा, बिल्कुल काम चलेगा, 100% चलेगा. तो यहाँ पे क्या करें, अफेक्ट को हटा लीजिए और क्या लिख लीजिए, यहाँ पे इफेक्ट लिख लीजिए. तो बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा. अफेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, जो कि एक नाउन होगा. नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव. यही क्लू एग्जामिनर हमें देता है स्टेटमेंट में, ठीक है ना. अब कितने लोगों को पता होगा कि ये जो नो लिखा हुआ है डिटरमिनर है, उसके बाद नाउन ही आएंगे. तो वो चीज़ हमें बेसिक अपने तैयार करने हैं, जिससे ये सेंटेंस हमारे होंगे. बिल्कुल ध्यान रखना, ज़्यादा ऊपर ऊपर नहीं उड़ना, बेसिक पे ध्यान दीजिए, रूट अपने मजबूत कीजिए. बिल्कुल. नेक्स्ट देखिए, थर्ड. टुडे शुड बी सैल्यूटेड फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा. टुडे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. सैल्यूटेड टुडे को किया जाए, ठीक है ना. पैसिव वॉइस, किस लिए किया जाए, क्या पर्पज़ है, फॉर द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा के बिगिनिंग पर. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर. सच कंसिडरेशंस आर सेकेंडरी विद आवर मेन एम ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. सेकेंडरी का मतलब समझ गए, नॉट चीफ, यानी मुख्य नहीं है. क्लियर है. अब दूसरी बात है, ये किसकी रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है सेकेंडरी, ये कहा जा रहा है मेन एम जो है हमारे प्रोफिशिएंसी की, किसकी रेस्पेक्ट में. तो ये सेकेंडरी जो सेंस आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो कंसिडरेशन जो सेकेंडरी है वो किसकी रेस्पेक्ट में हो गए, हमारे मेन एम के रेस्पेक्ट में. आप ऐसे ध्यान से समझना. मैंने कहा आई एम ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट जरूरी थोड़ी मैं सभी के लिए हूँ, ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गई ना. तो किसकी रेस्पेक्ट में हूँ मैं, मान लिया आप मुझे ऑनेस्ट मानते हैं, तो मैं यहाँ पे टू लगा के क्या लिख दूंगा, यू. तो मेरा कहने का मतलब है, रिसीवर की प्रीपोजिशन टू होती है, तो जो मेरी ऑनेस्टी होगी उसको रिसीव करने वाला यही एक बंदा होगा, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, टू, ठीक है ना. जिस रिस्पॉन्सिबल के लिए लिखते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई पेरेंट्स. तो पेरेंट्स क्या होंगे, उनके रिस्पेक्ट में ही मैं क्या रहूँगा, रिस्पॉन्सिबल रहूँगा सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए. इतनी बात की जा रही है. और रिसीवर, मेरे रिस्पॉन्सिबल के रिसीवर कौन होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे. तो ये जो सेकेंडरी लिखा हुआ है, सिर्फ कौन करेगा इस चीज़ को रिसीव, जो मेन एम है, सिर्फ उसके रेस्पेक्ट में. तो एक काम कर लीजिए, विद को यहाँ से हटा के टू प्रीपोजिशन लिख लीजिए.
इस चीज़ को ध्यान रखना, जो आप प्रीपोजिशन पढ़ते हो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। एक बार प्रीपोजिशन ध्यान से पढ़ जाइए तो डेफिनेट कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट देखिए, ओस्टेंसिबली, ओस्टेंसिबली हो रहा है अपेरेंटली, क्लियरली, बिल्कुल। ही वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द बीच। यदि मैं टाइम नाउन की यहाँ पे बात करूँ तो मुझे बताइए, क्या एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है? ये सिर्फ वही टाइम नहीं है कि जो उसके बिजनेस ट्रिप पे यूज़ किया जा रहा है। तो जब ये टाइम डेफिनेट है तो क्या लिखें इसे, यहाँ पे द लिखें, द आर्टिकल के साथ। तो सी पार्ट आपका गलत हो गया, ठीक है ना। जो स्पेंड टाइम किया वो पर्टिकुलर एक टाइम है, वही टाइम है जो उसने बिजनेस ट्रिप में जो लगाया अपना, तो ये डेफिनेट टाइम है, तो आप उसे क्या लिखेंगे, द। ये आपको पता है ए एन और द आर्टिकल क्या होते हैं, नाउन को डिफाइन करने के लिए लिखे जाने वाले वर्ड हैं। यदि नाउन को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है डेफिनेट इंडेफिनेट बनाने के लिए, तब हम उसे लिखते हैं। टाइम से पहले द आर्टिकल हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से जो सी पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टाइम से पहले द आर्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे, आई कैन नॉट डू द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, द आर्टिकल हो जाएगा दोनों के लिए। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। आई हैव डन ऑल द अदर्स, देखो यहीं पे ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। जो अदर्स वर्ड होता है ना, अदर्स, अदर्स का मतलब होता है अदर पीपल, अदर पीपल। तो ये इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे, अदर्स नहीं लिख पाओगे, अदर क्वेश्चंस लिखो, ठीक है। क्या लिखो यहाँ पे, अदर क्वेश्चंस लिखिए, अदर्स को रिमूव कर लीजिए, अदर क्वेश्चंस लिखिए। अदर क्वेश्चंस का मतलब होगा फोर्थ और फिफ्थ को छोड़कर जितने भी अब बचे हैं वो अदर हो जाएंगे। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया होगा कि अदर एक्सक्लूजन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, आफ्टर अ ईयर विदाउट डिफीट द टीम नाउन रेंज ओवर सुप्रीम एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री, ठीक है ना। बिना हारे एक साल के बाद भी अब टीम क्या है, सबसे बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान रखना, ये जो रेन ओवर सुप्रीम नहीं होता, रेन सुप्रीम होती है एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। रेन सुप्रीम का मतलब होता है टू बी द बेस्ट, रेन सुप्रीम होता है टू बी द बेस्ट। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि स्क्रीन मेरे पास थोड़ी छोटी है, फ़ोन पे ही काम कर रहा हूँ। टू बी द बेस्ट, बेस्ट होना, एक मीनिंग यहाँ से और निकल के आता है रेन सुप्रीम का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे टू बी द बेस्ट का ही है, ठीक है ना। फाइनेस्ट इन द कंट्री, तो बेस्ट वही होंगे जब हारे ही नहीं है। तो ये ओवर यहाँ से रिमूव हो गया, इस ओवर को यहाँ से रिमूव कर लीजिए, ओवर को यहाँ से रिमूव कर लीजिए। ये क्या हो गया, चलिए, ठीक है। तो बी पार्ट हो जाएगा, ओवर यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका। चलिए, द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस इज सब्सिडियरी, सब्सिडियरी का मतलब होता है सपोर्टिव, टू द क्वेश्चन whether the project will be approved. The question of finance is subsidiary to the question whether। आपको समझ में आ गया। इफ़ के लिए जब हमारी कोई क्लोज सर्टेन ना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेदर या इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका, सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अपने आंसर बिल्कुल डालते रहा करें, जो आपको लगेगा यहाँ से ये आंसर भी हो सकता है। देखिए, हर किसी का ओपिनियन अपना अलग अलग होता है किसी भी लैंग्वेज को लेकर। तो ये जो आप जिसे सब्जेक्ट मान रहे हो, सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो भी आपका ओपिनियन है वो बिल्कुल डाल के दें, उसे बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा जैसा आपको लगता है, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, आई विल डिस्कस ऑल द मैटर्स। दे हैव सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब होता है ज़्यादा चार्ज कर देना। दे हैव सरचार्ज अस 10% ऑन द प्राइस ऑफ द हॉलीडे बिकॉज ए राइज ऑफ एयर फेयर्स। चलिए, एरोप्लेन के आपके किराया बढ़ गए, फेयर होता है, तो ए राइज ऑफ एयर नहीं होगा, राइज इन होगा। क्या होगा, इन। तो सी पार्ट में एरर है, राइज इन एयर फेयर्स लिखा करो। शी इज ऑल स्वीटनेस एंड लाइटनेस प्रोवाइडेड यू आर डूइंग व्हाट ही वांट्स, ठीक है ना। प्रोवाइडेड लिख दिया तो कंडीशन बना दी, ठीक है ना। तो कंडीशन है, तो इसका मतलब ये शी इज ऑल स्वीटनेस एंड लाइटनेस। अब ध्यान बात ये है कि एक हमारी होती है ईडियम, बी ऑल स्वीटनेस एंड लाइट, नॉट लाइटनेस। देखो,
ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, यदि एग्जामिनर चाहेगा कि एग्ज़ाम आपसे क्लियर ना हो तो वो बिल्कुल होने नहीं देगा, क्योंकि एरर में वो कुछ ऐसी इडियम फ्रेज डाल देगा जिसके वर्ड्स आपको नहीं पता, और ये आपको भी पता है दुनिया भर में कितनी इडियम फ्रेजेस होंगी। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज आपको कराई जा रही है ना, ये इसलिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले कि ऐसे भी वर्ड्स कुछ होते हैं, वरना वो इतना बेरहम तो है नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपको डाल के हर बार ही देगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आपको पक्का मिलेगा, लेकिन ये बात पक्की है, जब आप ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लिस्ट में बहुत ऊपर चले जाते हैं अपने आप, क्योंकि हर कोई ये क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो ये जो बी ऑल स्वीटनेस एंड लाइट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी पीसफुल एंड फ्रेंडली। टू बी वेरी पीसफुल एंड फ्रेंडली, ये जो बी की फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, इसके साथ इज एम आर वो कुछ भी लिख के दे सकता है आपको। ठीक है ना, तो मैं सीधा सा मतलब कहूँ तो ये पूरे जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑल स्वीटनेस एंड लाइटनेस, एक एडजेक्टिव फ्रेज बनी हुई है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट बन के। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो नेस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें से लाइट में से नेस हटा लीजिए, सिर्फ लाइट छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई ग्रामर नहीं लगानी इसमें, कभी ग्रामर लगाने लग जाओ ये याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी पीसफुल एंड फ्रेंडली। भाई वो यही तो कहता है, उसने शर्त ये रख दी, जैसा काम कर रहे हो या जैसा वो चाहती है, तो वो क्या रहेगी आपके साथ में, पीसफुल रहेगी, और क्या रहेगी, फ्रेंडली भी रहेगी बड़ा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, एरर कहाँ पे था हमारा, ए में था। ठीक है ना, तो लाइट आ जाएगा, लाइटनेस को हटा के। चलिए नेक्स्ट देखिए 11, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच्ड अ लेवल दैट वुड हैव बीन नॉट थिंकेबल 2 years एगो। ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, नोट का प्लेस बिल्कुल गलत है, हैव और बीन के बीच में रखिए, स्ट्रक्चर यही है। वुड हैव नॉट बीन लिखें, वुड हैव नॉट बीन थिंकेबल। चलिए, द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम, द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम व्हाट, देयर वाज ए मील इन द ऑफिंग। तो सीधा सा मतलब ये है कि दो क्लोज लिखी हुई है, कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो देम और देयर के बीच में कंजक्शन आना चाहिए था। ये सर्टेनिटी को शो करता है, सर्टेनिटी शो करने के लिए कंजक्शन आता है दैट। दैट हम जब भी लिखते हैं तो जिस क्लोज के साथ लिखा जाता है वो हमेशा श्योर होती है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग होता है वहाँ से, या तो पूरा पूरा हाँ या ना, वहाँ पे कोई डाउट रह ही नहीं जाता दैट जब हम लिखते हैं। क्लियर है बात। तो देम के बाद में दैट लिख लीजिए, जो कि स्टोर्ड वर्ब के लिए क्या बन जाएगी, एक नाउन क्लोज बन जाएगी इसका ऑब्जेक्ट बन के। तो क्या लिख लीजिए यहाँ पे, देम के बाद में दैट लगा लीजिए कंजक्शन। आई टोल्ड हिम आउट राइटली वाट आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर। ठीक है ना, ये मैनर आपको बता रहा है आउट राइटली, आउट राइटली का मतलब होता है विदाउट इंटरप्शन। ठीक है ना, विदाउट रिजर्वेशन या बिना कुछ रोके, साफ साफ कह देना, सीधा सा मतलब ये है मेरा कहने का मतलब। तो जो आउटराइट वर्ड है ना, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, ये दोनों तरीके से काम कर जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आउटराइट जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब आप एडजेक्टिव को कैसे समझते हैं, एडवर्ब को कैसे समझते हैं, वो भी देख लीजिए। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है, एडवर्ब एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब लिखा जाता है। क्लियर है। अगर मैं कहने लगूँ आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन, मैंने कहा आउटराइट रिजेक्शन, आउटराइट रिजेक्शन का मतलब बिना कुछ सोचे समझे उसने बिल्कुल साफ साफ ही मुंह पे मना कर दिया, आउटराइट रिजेक्शन, ये नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। और अगर मैं कहने लगूँ कि दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन आउटराइट, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ वो जो रिजेक्ट है उसे डिफाइन करने के लिए मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, आउटराइट। ठीक है ना, मैंने कहा दे रिजेक्टेड, बोल रहा हूँ समझ जाना, दे रिजेक्टेड माई प्रपोजल लिख लीजिए आउटराइट। देखो मैं एरर बना देता हूँ, आउटराइटली लिख देता हूँ, सीधा सा मतलब मैनर बताया जा रहा है, रिजेक्ट किया तो कैसे किया भाई, ये रिजेक्ट को डिफाइन करने के लिए मैनर बताने के लिए एक एडवर्ब लिखी, तो ध्यान रखना आउटराइट ही एडवर्ब रहेगा यहाँ पे, आउटराइटली नहीं होगा, आउटराइट ही रहेगा। तो एक काम कर लीजिए, इसे सिर्फ क्या लिख लीजिए, टोल्ड हिम, हाउ का रिप्लाई होगा, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, तो इसे आउटराइट ही लिखो। चलिए, यू मे बी अ बिट अपसेट बट इट इज़ रियली नथिंग एल्स देन अनरीजनेबल एंजाइटी। ठीक है ना, नथिंग एल्स, एल्स किया जाता है एक्सक्लूजन के लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक्सक्लूजन शो करने के लिए। ठीक है ना, मैंने कहा एनीबडी कैन डू दिस,
मान लिया ये 100 लड़के हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एनीबॉडी कैन डू दिस, तो उसमें सभी आ गए। लेकिन अब एक लड़का था, ठीक है ना, उसने नहीं किया, तो मैं क्या लिख दूंगा, एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स। अब उसे छोड़कर बाकी जो बचे, ठीक है ना। तो एक्सक्लूजन के लिए जब आप एल्स लिखते हैं तो एल्स को फॉलो किया जाता है बट प्रीपोजिशन से, जिसका मतलब एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। एल्स फॉलो किया जाता है बट से, प्रीपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट के सिवाय। अदर क्योंकि दो के लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए लिखा करो देन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देन हटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बट आ जाएगा। शी वुड रिजाइन सूनर, चलिए, देन टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स, आने वाले टाइम के लिए, ठीक है ना, जल्दी कर देगी। बिजनेस डील से बढ़िया जो डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स है वो सूनर कर देगी। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। डोंट अप्लाई फॉर द जॉब, यू आर इन डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग योर सेल्फ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डोंट अप्लाई फॉर दैट जॉब, इंपेरेटिव सेंटेंस बना हुआ है ना। यू आर इन डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग योर सेल्फ। अच्छा, उसने मना क्यों किया है, उसका मेन कारण ये है, सेमीकोलन लगा दिया इन्होंने। तो मेन बात ये कि ओवर रीचिंग जो है ना, ओवर रीच का मतलब होता है जब आप फेल हो जाते हैं अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण, ठीक है ना। जब आप अपने कठिन ज़्यादा परिश्रम कर देते हैं या अपने हाई गोल ज़्यादा रख देते हैं और उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका ओवर रीच करना, ठीक है ना। हाँ, तो वो पहले से कह रहा है कि तुम जॉब के लिए अप्लाई मत करो, तुम अप्लाई करोगे तो तुम वैसे ही क्या हो जाने हो, फेल हो जाने हो, ठीक है। चलिए, सही है। वेदर कंडीशंस वर बैड इनफ, ये आपको भी पता है, स्टेटमेंट में इनफ लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। बैड है, बुरा है, हाउ मच, हाउ मच का रिप्लाई होता है कितना, कितना का मतलब होता है डिग्री, श्रेणी क्या रहेगी, ठीक है ना। इनफ लिख दिया। इवन टू गिव अ पोज टू द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स, ठीक है ना। इतनी बैड थी कि जो मोस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबर हैं उनके लिए एक पोज भी नहीं दे सकती थी। पोज का मतलब रुक नहीं सकता था। मान ली कोई क्लाइंब कर रहा है और बैड वेदर इतना कि कोई चाहता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए भी यदि वेदर रुक जाए तो हम अपना काम कर लें, लेकिन वो ये कह रहा था कि जो वेदर की कंडीशन है वो इतनी बुरी थी कि वो एक पोज भी नहीं, एक रुक भी नहीं सकता था थोड़ी देर के लिए। तो सीधा सा मतलब कहूँ तो ये जो गिव यहाँ पे है ये नेगेटिव मीनिंग देगा, नेगेटिव मीनिंग देगा। तो इन्फिनेटिव कब नेगेटिव मीनिंग देता है, इन्फिनेटिव कब नेगेटिव मीनिंग देता है। यदि आपने एडवर्ब्स को थोड़ा पढ़ा हो तो मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा एक बार कि जो हम टू एडवर्ब लिखते हैं, टू, ठीक है ना, टू के साथ जब हम कोई एडजेक्टिव लिख देते हैं और फिर बाद में कोई इन्फिनेटिव से फॉलो किया जाता है, तो ध्यान रखना ये जो इन्फिनेटिव होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देगा, नेगेटिव मीनिंग। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही इज़ टू वीक टू वॉक, याद रखना इस इन्फिनेटिव से यदि नेगेटिव मीनिंग दिलवाना है तो एक एडवर्ब लिखनी पड़ेगी टू। तो वो कहना चाह रहा है वो इतना वीक है कि वॉक भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये, जब ये इन्फिनेटिव, ये जो इन्फिनेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है टू, नेगेटिव हमें चाहिए, तो नेगेटिव होने के लिए इनफ के साथ तो नहीं आएगा, तो टू हमें चाहिए। तो बैड इनफ ना लिख के टू बैड लिख दें। इनफ बाद में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इनफ एडजेक्टिव्स के बाद में लिखा जाता है जो एडवर्ब होता है, ठीक है ना। लेकिन टू तो बैड से पहले ही लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैड। अब यहाँ से मीनिंग क्लियर हो जाएगा जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है इस एडवर्ब को। वेदर कंडीशंस वर टू बैड इवन टू गिव अ पोज टू द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स। चलिए नेक्स्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। टू फाइंड नहीं आएगा, डिफिकल्टी के साथ इन लिखें, जब इन लिख दोगे प्रीपोजिशन हो जाएगी, फाइंड को नाउन बना के लिखना पड़ेगा तो जिरंड फॉर्म उसकी आ जाएगी। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इन फाइंडिंग, बी पार्ट। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस, परसेवरेंस का सीधा सा मतलब होता हूँ तो डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ऑब्स्टिनेसी। पेशेंस का मतलब आप सभी समझते ही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट स्टेटमेंट में पेशेंस की बात हो रही है, पेशेंस होता है सिंगुलर, जब पेशेंस है सिंगुलर तो वर्ब भी लिखिए सिंगुलर, आर हो गया गलत, क्या जाएगा यहाँ पे इज, तो क्या जाएगा, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस।
द पासर बाय, जो राही था, राह में मिल गया होगा चलते हुए कोई, टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे भी पहले भी कहा था, जब स्टेटमेंट में कंजक्शन आ जाए यहाँ से क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बनता है। ये कंजक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये कंजक्शन है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि मेन क्लोज हमारी असर्टिव है। ध्यान रखना, मेन क्लोज से ही डिपेंड होगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है कि नहीं है। दो क्लोज यदि जुड़ी हुई हैं और मेन क्लोज यदि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव होगा। लेकिन यदि मेन क्लोज आपकी असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू है, जिस क्लोज के साथ कंजक्शन नहीं लगा हुआ वही मेन क्लोज होगी। अब वेयर है अपने आप में कंजक्शन, असर्टिव बनना चाहिए था, वॉज नहीं लिखना चाहिए था, पहले पहले लिखना चाहिए था द मैरिज हॉल। क्या लिखना चाहिए था? द मैरिज हॉल वॉज। ये कहता है असर्टिव, द मैरिज हॉल वॉज। बी पार्ट असर्टिव बनाइए। द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं, लेकिन यदि जो आप सोच रहे हैं, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, यदि वो आप सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है। कभी कभी तो ये कह देते हैं कि डायरेक्ट जो होता है वो दोनों तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी बना के दे देते हैं और फिर से सही करके दे देते हैं। तो उस सेंस में हमें सेंटेंस सीखने होंगे, पढ़ने होंगे कि हाँ ऐसे भी हो जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा, डायरेक्टली था, हमने डायरेक्ट किया जो कि आंसर था उसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली लिखा हुआ है उसका मतलब भी बहुत से लोग बताते हैं, डायरेक्टली का मतलब होता है विदाउट डिले, तुरंत, लेकिन वो मीनिंग यहाँ से नहीं है। डायरेक्टली का यहाँ पे मतलब क्या है? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा समानुपात में, ठीक है। चलिए सेंटेंस सही है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट फंक्शन। सीधी सी बात, अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है ब्रदर इन लॉ, क्योंकि सिंगापुर तो इनका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो पूरी फ्रेज एक वेयर का रिप्लाई हो गई एडवर्ब बन के, तो इसका तो कोई लेना देना रहा नहीं। माई ब्रदर विद हिज वाइफ, माई ब्रदर इन लॉ, विद हो गई प्रीपोजिशन, और जो वाइफ लिखा हुआ है विद हिज वाइफ, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बचा हमारा ब्रदर इन लॉ, ये है यहाँ पे सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ड नहीं आएगा, वॉज आएगा, बड़ा सिंपल है। तो सी पार्ट में वर्ड को हटा के वाज कर लीजिए। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। पहुंचा पहले बड़ी मुश्किल से, फिर ट्रेन निकल गई। ध्यान समझ में आती है कुछ बात? स्केर्सली हो, हार्डली हो, बेयरली हो, पास्ट में लिखा हुआ होता है तो हेड से इन्वर्टेड फॉर्म बनती है। दूसरी बात, कंजक्शन के साथ देन नहीं लिखा जाता, कंजक्शन इनके साथ क्या आता है? वैन। देन आता है नो सूनर के साथ में, क्योंकि देन बताता है कंपैरिजन को, सूनर वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए देन हम वहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरी बात ध्यान से सुन लेना एडवांस, ये जो हेड लिखा हुआ है प्रीसीडिंग एक्शन है, सक्सीडिंग एक्शन है, ये अर्लियर एक्शन है, लेटर एक्शन है, ये काम पहले हुआ, ये बाद में पास्ट के पॉइंट पर, इसलिए हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ा और इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ा। ये आपने पढ़ा होगा टेंस में। ये जो हम वैन यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कि ज़रूरी नहीं यहाँ पे वैन आए, अगर एडवांस एग्जामिनर थोड़ा तेज हो जाए तो वैन को हटा के यहाँ पे बिफोर भी लिख सकता है, जो कि करेक्ट होगा। बैठ के सोचिएगा ध्यान से, यदि आपने टेंस को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो वैन तो लिख ही सकते हैं, टाइम को रेफर कर रहा है वो बिल्कुल, लेकिन बिफोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिफोर या आफ्टर भी किसके लिए लिखे जाते हैं? टाइम को रेफर करने के लिए, कंजक्शंस होते हैं जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैन भी सही, यहाँ पर बिफोर भी सही, लेकिन देन तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। चलिए, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज। अब वो रीज़न आपको बताना है, वो रीज़न क्या था। अब आप बिकॉज से नहीं बता सकते, ठीक है ना, बिकॉज इट वॉज ही वॉज टू यंग। ध्यान रखना, जो वॉज अब आपने लिख दिया ना, ये वॉज जो आपने लिख दिया, ये हो गई यहाँ पे मेन वर्ब रीज़न के लिए, द रीज़न वॉज। अब जो रीज़न होगा वो आपको लिख के देना पड़ेगा, तो बिकॉज से नहीं बताएंगे, दैट से लिखेंगे। ये कोई आप क्लोज नहीं बना रहे, ये कोई क्लोज नहीं है पर रीज़न वाली, ये कोई रीज़न वाली क्लोज नहीं है बिकॉज के साथ आप लिख के बता रहे हैं। ये तो वाज के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा बिल्कुल सिंपल, दैट कंजक्शन लगा के, दैट ही वाज टू यंग। तो ध्यान रखना, यह क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, द रीज़न वाई ही वाज रिजेक्टेड। रीज़न क्या था? तो दैट से लगा के बताएं, ना कि बिकॉज लगा के बताएं। बिकॉज लगाएंगे तो ये वाज कुछ नहीं आएगा, वाज कुछ नहीं आएगा, द रीज़न वाई भी नहीं आएगा, फिर तो सीधा सेंटेंस बनेगा ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। लेकिन यदि वो द रीज़न के लिए कॉम्प्लीमेंट वाज के बाद देना चाह रहा है तो दैट से लगाएं, बिकॉज बिल्कुल यूज़ ना कर दें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट
टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड। बड़ा आसान सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। डिस्कस होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दे डिस्कस्ड व्हाट हाउ टू इम्प्रूव। अबाउट नहीं लिखा करें डिस्कस के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल पसंद आई हो वीडियो, क्योंकि मैं तो पूरा मेहनत से करके देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स जितने भी देख रहे हों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, राम राम।